शुरू करें? यस सर, स्टार्ट कीजिए। चलो ठीक है, म्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ, चलो। लास्ट डे हमने थर्मल पावर प्लांट का ओवरव्यू लिया था, है ना? शुरू किए थे, इंट्रोडक्शन याद है? हमने देखा था कि भाई एक पावर प्लांट होता है, तो पावर प्लांट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। काइंडली अगर सब लोग अपना माइक म्यूट पे रखिए, अदरवाइज डिस्टर्ब होता है। जैसे नहीं कि कॉल आ रहा है मेरा। ओके, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, हमने देखा था भाई पावर प्लांट जो होता है एक इंडस्ट्री होता है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी म्यूट करके रखो यार। ओके, सोनू अपना माइक म्यूट करके रखो। हाँ, थैंक यू। हमने देखा था कि पावर प्लांट जो होता है एक इंडस्ट्री होता है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। और फिर हमने टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स में देखा था कि दो टाइप से एक्सपोर्ट के बेस पे डिवाइड करते हैं, सीपीपी और आईपीपी। सीपीपी बोलते हैं उस प्लांट को जो प्लांट पावर को जनरेट करता है और अपने ही किसी प्लांट के लिए जनरेट करता है, यूज कर लेता है खुद। आईपीपी वो सारे प्लांट है जिसके साथ कोई दूसरा प्लांट एसोसिएट नहीं है, वो पावर जनरेट करके ग्रिड में सप्लाई करता है। तो हम ग्रिड को समझेंगे कि ग्रिड क्या होता है, कैसे पावर ग्रिड में जाता है और ग्रिड किसको कहते हैं, सारा चीज। फिर हमने देखा था कि बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जीज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है और एनर्जी हम बना नहीं सकते, ट्रांसफर कर सकते। तो हमने देखा था कि बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत सारे टाइप के पावर प्लांट होते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट होते हैं, या फिर विंड पावर प्लांट होते हैं, सोलर होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं, एक्सेट्रा। फिर हमने देखा था कि कोई भी टाइप का पावर प्लांट हो, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो डिवाइस चाहिए वो डिवाइस होता है आपका जनरेटर या फिर ऑल्टरनेटर। जनरेटर कहते हैं डीसी करंट प्रोड्यूस करने वाला मशीन को, ऑल्टरनेटर कहते हैं एसी करंट को। तो हम ऑल्टरनेटर की बात कर रहे हैं। और बेसिक प्रिंसिपल हमने देखा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, अगर फ्लक्स है और फ्लक्स चेंज हो रहा है किसी भी कॉइल में, तो उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है कि रेट पे, कि कितना तेजी से आपका वो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके ऊपर। फिर हमने देखा था कि अगर हमको जनरेटर बनाना है तो क्या चाहिए, हमको चाहिए एक मैग्नेट चाहिए और एक कॉइल चाहिए। और फिर हमने मैग्नेट ढूंढने की कोशिश की, तो मैग्नेट हमने ढूंढा और देखा कि नेचर में से जो मैग्नेट मिलेगा इसको हम मैग्नेटाइट या फिर लोडस्टोन कहते हैं, बट इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कॉस्टली होगा, बल्कि होगा, उसका फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा दिन ब दिन। तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की, तो वहां पे भी हमको दो टाइप के मैग्नेट्स मिले कि हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, और परमानेंट मैग्नेट पे हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल या फिर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर सकते हैं। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वाला जो है वो आप पीएमएमसी में यूज करते हो, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, या फिर छोटे डिवाइस के लिए सही है। बट बड़े डिवाइस के लिए आपका परमानेंट मैग्नेट काम में नहीं आएगा। क्या क्या करना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेस्ट सुइटेबल क्योंकि उसमें सिर्फ एक कॉइल चाहिए। आप जब कभी भी उस पर एक्साइटेशन वोल्टेज दोगे तो एक अपना तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जितना भी फ्लक्स चाहिए आपको आप निकाल सकते हो उसे। मैग्नेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। भाई एक काम करते हैं, कॉइल लगा देते हैं, तो कॉइल से होगा। और ये किसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करके हम बोल रहे हैं, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, कि करंट कभी भी किसी भी कंडक्टर से जब फ्लो होता है तो अपने चारों तरफ एक
मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सो वही काम करेंगे, एक फील्ड कॉइल लेंगे और एक आर्मेचर का कॉइल लेंगे और दोनों कॉइल को हम एक स्टेटर पे लगा देंगे, एक रोटर पे लगाएंगे और अपना जनरेटर बन जाएगा। अब सवाल यहाँ पे आया था कि भाई रोटर पे कौन सा लगाए और स्टेटर पे कौन सा लगाए, और उसके बेसिस पे हमने देखा था कि हमारे पास दो टाइप के मशीन से करंट जनरेट करने का, एक तो डीसी मशीन हो गया, एक एसी मशीन हो गया। और डीसी मशीन में क्या होता है कि हमको कम्यूटेशन करने की जरूरत होती है, क्योंकि दोनों ही डिवाइस पे, दोनों ही जनरेटर पे जो करंट प्रोड्यूस होता है आर्मेचर पे वो एसी टाइप होता है। तो एसी से फिर डीसी बनाना होता है तो हमको कम्यूटेटर लगाना होता है, और हमने कम्यूटेटर लगा के अगर डीसी जनरेट किया तो हमको हमारा यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आ गया कि हमारा जो आर्मेचर है वो रोटेटिंग होना पड़ेगा, तभी हम कम्यूटेशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और एसी के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, बट प्रेफर्ड क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि अगर स्टेटर में आर्मेचर अगर स्टैटिक होगा तो लार्ज वोल्टेज हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, लार्ज करंट हम वहां से निकालने वाले हैं, और आर्मेचर का जो कॉइल होगा वो ट्रांसफॉर्मर के साथ कनेक्टेड रहेगा। जबकि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, तो यहाँ पे अगर हमारा स्टैटिक कॉइल में आर्मेचर बनाए, स्टैटिक कॉइल को आर्मेचर बनाए तो हमारे लिए आसानी होगी, कूलिंग के लिए भी आसानी होगी और कनेक्शन में भी आसानी होगी। तो चलो इतना तो हो गया। फिर हमने कॉइल को लपेट दिया, यार कहाँ पे लपेट दिया, रोटर में फील्ड कॉइल को लगा दिया ऑल्टरनेटर के लिए, और आर्मेचर को हमने स्टेटर पे लगाया। अब बात आई कि हमने जब एक्साइटेशन वोल्टेज दिया तो करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये फील्ड प्रोड्यूस तो हो गया लेकिन ये घूम नहीं रहा है, हमको चाहिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको रोटर को घुमाना पड़ेगा, और रोटर को घुमाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टरबाइन। हमने देखा था कि दो डिवाइस है ऐसे जो घुमाने का काम करते हैं, एक को बोलते हैं टरबाइन, दूसरे को बोलते हैं मोटर। मोटर क्या है? सोनू काइंडली एनोटेट मत करो, डिस्टर्ब होता है, थैंक यू। सो क्या होता है कि टरबाइन जो है वो भी घुमाता है और मोटर जो है ये भी घुमाता है, तो कौन सा प्रेफर करेंगे? बड़े काम के लिए हम टरबाइन को लेंगे, मैकेनिकल एनर्जी से हम रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। मोटर लगाने से क्या होगा, मोटर खुद करंट खा जाएगा तो ऑक्सिलरी कंजम्पशन आपका बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं ऑक्सिलरी कंजम्पशन, मतलब जो सारे एडिशनल डिवाइसेस आपको लगाने होंगे, जितने मोटर्स चलाने होंगे, पंप चलाने होंगे, फैन चलाने होंगे करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सारे करंट फिर से खाएंगे। तो जितना प्रोड्यूस करोगे उसी में से ना खाएंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको ऑक्सिलरी कंजम्पशन, कि ऑक्सिलरी इक्विपमेंट जितना पावर कंज्यूम कर गया। तो जितना भी हमारा नेट पावर, टोटल पावर जनरेट होगा, वहां से अगर हम ऑक्सिलरी कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट पावर मिलेगा। चलिए ये सारी बातें हम समझेंगे आगे चल के। तो हमने क्या किया, एक टरबाइन लगा दिया, और टरबाइन लगाया तो सवाल ये आया कि भाई इसको घुमाए तो घुमाए कितने स्पीड में। स्पीड की बात आई कि कितने स्पीड में घुमाए, तो किस बेसिस पे हम स्पीड का सेट करेंगे, तो वो बेसिस है आपका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू योर स्पीड। अब फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? फ्रीक्वेंसी रहता है सर 50 हर्ट्ज इंडिया में, और अमेरिका में रहता है 60 हर्ट्ज। तो इंडिया के लिए तो 50 हर्ट्ज, 50 के लिए हमको फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करना है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमको पता है P डेल्टा N बाई 120। सो अगर P डेल्टा N बाई 120 है तो N कितना हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपका आर्मेचर जो है वो तो स्टैटिक है, फील्ड ही घूम रहा है, मतलब डेल्टा N इज N, तो N माइनस 0। सो हम बोल सकते हैं 120 F बाई P। अब अगर ये है तो हमारा स्पीड जो है वो कितना होगा? ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ किस पे? नंबर ऑफ पोल्स पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी इज योर 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज योर 50 हर्ट्ज। तो नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ पोल्स कितना हो सकता है? हमेशा इवन होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल चाहिए ही चाहिए आपको। तो 2 पोल होगा 3000 आरपीएम पे घुमाओ, 4 पोल होगा 1500 आरपीएम पे घुमाओ, 6 पोल होगा 1000 आरपीएम, 12 पोल होगा 500 आरपीएम। मतलब जितना नंबर ऑफ पोल्स आप बढ़ाते जाओगे तो उतना आपका स्पीड कम होने से चलेगा। तो कहाँ पे कौन सा वाला जनरेटर सही रहेगा? अगर आप हाइड्रो प्लांट की बात करते हो, विंड पावर प्लांट की बात करते हो, तो वहां पे का जो टरबाइन है उसका आरपीएम कम रहता है, तो वहां पे हम नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा वाला ऑल्टरनेटर यूज करेंगे। और थर्मल पावर प्लांट में हम क्या यूज करते हैं? थर्मल में यूज करोगे तो या तो स्टीम टरबाइन यूज करोगे या फिर गैस टरबाइन यूज करोगे।
तो हम क्या करेंगे, वहां पे 2 पोल अल्टरनेटर या फिर 4 पोल अल्टरनेटर यूज करेंगे। अगर लार्ज पावर प्लांट है, बड़ा पावर प्लांट है, पकड़ लो 100 मेगावाट का एक टरबाइन है या फिर 500 मेगावाट का टरबाइन है, ऐसा 300 मेगावाट का टरबाइन है, बड़ा टरबाइन है, तो फिर आपको 2 पोल अल्टरनेटर मिल सकता है। लेकिन छोटा पावर प्लांट है, पकड़ लो 10 मेगावाट का पावर प्लांट हो गया, 15 मेगावाट का हो गया, 25 मेगावाट का हुआ, 50 मेगावाट का पावर प्लांट हुआ, तो वहां पे मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा 4 पोल अल्टरनेटर, क्योंकि उस पर बाद में बात करेंगे। चलो, किस चीज, कौन सा चीज रेस्ट्रिक्ट कर रहा है यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है अपना जो प्राइम मूवर है उसका स्पीड, क्योंकि स्टीम टरबाइन का जो स्पीड होगा या गैस टरबाइन का स्पीड होगा ये बहुत ज्यादा है, ये आपका 7000 से ऊपर रहेगा मिनिमम। अगर स्पीड आएगा तो फिर वो 3000 आरपीएम पे आएगा। अगर 3000 आरपीएम पे स्पीड है तो हम 2 पोल अल्टरनेटर यूज कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट कपलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा गियर बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर स्पीड अदर देन 3000 आरपीएम है, ज्यादा है, 7000 है, 8000 है, 12000 है, इतना आरपीएम का अगर टरबाइन है, देन वी हैव टू यूज वन गियर बॉक्स ओवर हियर। सो ये गियर बॉक्स क्या करेगा, गियर बॉक्स अपना स्पीड को रिड्यूस करेगा। कितना करना चाहिए, अगर मैं 4 पोल अल्टरनेटर यूज कर रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे 1500 आरपीएम चाहिए, यहाँ पे मेरे को 1500 आरपीएम चाहिए, तो गियर बॉक्स का रेशियो ऐसे ही सेट करेंगे और 1500 आरपीएम पे लेके आएंगे। अब क्या है, अब क्या करना है, अब आपको टरबाइन को चलाना है, इसको फुल आरपीएम पे लेके आना है, तो आपका अल्टरनेटर का रोटर जो है वो 1500 आरपीएम पे घूमेगा। जब ये 1500 आरपीएम पे घूम रहा होगा उस वक्त आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्साइटेशन वोल्टेज ऑन करोगे। द मोमेंट आप एक्साइटेशन वोल्टेज को ऑन करोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और फील्ड भी कितने आरपीएम पे घूम रहा होगा, 1500 आरपीएम पे घूम रहा होगा। अगर 1500 आरपीएम पे काटेगा ये अपना स्टेटर के कॉइल को, आर्मेचर के कॉइल को, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। कितना करंट प्रोड्यूस होगा, वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का करंट प्रोड्यूस होगा। नाउ ये जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में करंट प्रोड्यूस होगा, हमको वोल्टेज कितना चाहिए, वोल्टेज हमको चाहिए यहाँ पे 11 kV वोल्टेज, है ना। सो 11 kV वोल्टेज चाहिए, तो उसी हिसाब से आप अपना एक्साइटेशन वोल्टेज को सेट करोगे। ये आरपीएम घूमेगा, आपको मिलेगा, क्योंकि हमको पता है जो जनरेटेड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसको हम लिख सकते हैं -N d∅ dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये बनाएगा आपका करंट को। नाउ टरबाइन जो हमने बताया, टरबाइन कितने टाइप का होता है, आपको मिलेगा 3 बेसिक टाइप के टरबाइन मिलेंगे मार्केट पे, स्टीम टरबाइन, हाइड्रो टरबाइन, गैस टरबाइन, और एक टरबाइन है जिसको हम बोलते हैं विंड टरबाइन, है ना। सो स्टीम टरबाइन हो, गैस टरबाइन हो, विंड टरबाइन हो, तो ये टरबाइन है क्या चीज भाई, टरबाइन है अपना प्राइम मूवर। क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी, कहां से, किसी भी एक फ्लोइंग फ्लूइड से। एक फ्लोइंग फ्लूइड चाहिए हमको, और वो फ्लूइड आपका स्टीम हो सकता है, वो फ्लूइड आपका विंड हो सकता है, वो फ्लूइड आपका वाटर हो सकता है, और उसी को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेगा वर्क डन में। सो घूमेगा तो वर्क डन मिलेगा, रोटेशनल एनर्जी मिलेगा। Thus we can say that it is a mechanical device that converts mechanical thermal energy into rotational energy, है ना। सो इतना तो समझ गए थे हम लास्ट डे में, है ना। अब बात हम आपसे ये करना चाहेंगे कि हम जो जनरेट करते हैं 11 kV पे, ओके, समझना आज की बात को, आज का क्लास यहाँ से शुरू। 11 kV पे जनरेट करते हैं हम, यूज कितने वोल्टेज पे हम यूज कर रहे हैं हाउस होल्ड में, घर पे 220 या 220 वोल्ट, 220 वोल्ट एसी हम घर पे लगाते हैं, है ना। और यहाँ पे 11 kV जनरेट होता है 3 फेज में। हम इन जनरल घर पे जो यूज करते हैं वो सिंगल फेज पे करते हैं, है कि नहीं। बात यहाँ पे आती है कि जो करंट हम यूज कर रहे हैं वो एसी करंट है। मेरे को ये बताओ, एसी करंट बेटर है कि डीसी करंट बेटर है? एसी सर, एसी बेटर है। एफिशिएंसी किससे ज्यादा मिलेगा, एसी में ज्यादा मिलेगा कि डीसी में ज्यादा मिलेगा? एसी में सर। क्यों, कैसे? क्योंकि आप यूज कर रहे हो इसलिए। डीसी में देखो, डीसी में आपका डायरेक्ट करंट मिल रहा है,
है ना। यस सर। जितना भी मैग्नीट्यूड है पकड़ लो, अगर आप 5 एम्पियर का करंट ले रहे हो तो पूरा का पूरा 5 एम्पियर मिल रहा है। एसी में क्या हो रहा है, एसी में ये पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ मिल रहा है। अगर इसको अगर डीसी में कन्वर्ट करते हो, अगर फुल वेव रेक्टिफायर नहीं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं, तो इसमें क्या मिल रहा है, आधा आधा मिल रहा है ना। तो बेटर कौन सा होगा, बेटर डीसी करंट है, ठीक है। एफिशिएंसी वाइज अगर देखोगे तो डीसी करंट बेटर है, लेकिन प्रेफर्ड कौन सा है, प्रेफर्ड मेरा एसी करंट है। अब ये प्रेफरेंस क्यों है, व्हाई वी प्रेफर एसी करंट ओवर डीसी करंट। बेटर मैंने बोल दिया डीसी करंट है, लेकिन व्हाई वी प्रेफर एसी करंट ओवर डीसी करंट, इसका जवाब चाहिए। इकोनॉमिकल हो सकता है। हाँ इकोनॉमिकल हो सकता है। अब इकोनॉमिकल हो सकता है तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकल क्यों है, व्हाई इट इज इकोनॉमिकल। क्योंकि इसमें फिर रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा और भी। नहीं, आप डीसी जनरेटर से भी तो जनरेट कर सकते थे ना पावर प्लांट में। Sir, we cannot transfer DC current to a longer distance, but we can transfer AC current to a longer distance. वेरी गुड, And ओके, वेरी गुड। द राइट आंसर इज दिस, दैट फॉर ए लॉन्गर डिस्टेंस डीसी करंट को ट्रांसफर करना हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा। अब बात फिर से मैं ये पूछूंगा, क्यों कॉस्टली हो जाएगा भाई, क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते, सर डीसी में लॉस ज्यादा होगा आपका। और क्यों क्यों होगा। सर वो डायरेक्ट करंट होगा और वो आपका एसी करंट आपका उसमें जाएगा, मींस वेव्स में जाएगा, और डीसी करंट आपका इसमें direct जाएगा वोल्टेज और कांस्टेंट रहेगा। ज्यादा होगा उसमें डीसी तो ये वेव में जाएगा तो सांप की तरह रेंगते हुए चला जाएगा, तो इससे लॉस नहीं होगा, ये होगा में। नहीं, है ना। तो ऐसा क्या है कि भाई एसी करंट में लॉस हम बोलते हैं कम हो रहा है और डीसी करंट में लॉस ज्यादा हो रहा है, सोचो, सोच के बताओ। सर सबसे पहले तो हम लोग जनरेट करते हैं तो मतलब एसी यूज कर जनरेट करते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं तो पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, फिर ट्रांसमिट करेंगे और फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे, तब हम यूज करेंगे। और अधिकतर हमारा इक्विपमेंट है जो एसी से है, तो इसमें नहीं ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ जाता है। नहीं, धर्मवीर ना, आप ये समझो कि हमने सारे डिवाइस एसी इसलिए बनाए क्योंकि हम एसी करंट को यूज कर रहे हैं। हम डीसी करंट के डिवाइसेस बना सकते थे, हमने क्यों नहीं बनाया, हम क्यों एसी को यूज कर रहे हैं। मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है, जवाब मुझको मिला नहीं। कुछ लगभग करीब में हो, सोचो और बताओ कि एसी करंट, व्हाई एसी करंट इज प्रेफर्ड ओवर डीसी करंट। इट इज ड्यू टू ट्रांसमिशन लॉस, नंबर 1। ये तो आ गया सवाल का जवाब, इट इज ड्यू टू ट्रांसमिशन लॉस, क्योंकि डीसी में ट्रांसमिशन लॉस जो है वो ज्यादा होता है, एसी में कम होता है। सवाल ये नहीं है कि ज्यादा होता है कम होता है, सवाल ये है कि क्यों ज्यादा होता है डीसी में और क्यों कम होता है एसी में। सोचो, सोच के बताओ। सर डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता। तो क्या हुआ, उससे क्या होगा, लॉस क्या होता है बताओ तो। लॉस, ट्रांसमिशन लॉस मेनली क्या होता है, इट इज योर आई स्क्वायर आर लॉस, है ना। आई स्क्वायर आर लॉस, लॉस मतलब क्या है, आपने एक तार लगाया सर है। डीसी में, हाँ बोलो हर्ष। सर डीसी में कांस्टेंट जो रहेगा वो करंट कांस्टेंट ही रहेगा हाँ ट्रांसमिशन में। हाँ और एसी में क्या है, हम हाई वोल्टेज पे हम ट्रांसमिट करते हैं जिससे कि करंट लो हो जाता है, तो आई स्क्वायर आर लॉस कम होता है। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं, एसी करंट में हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं, है ना। एसी में जब आप ट्रांसफॉर्मर यूज करोगे तो क्या होगा, आप जो वोल्टेज है वो वोल्टेज को हाई कर सकते हो। जब आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा तो आपका करंट क्या होगा, घट जाएगा। जब आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, तो आपका आई करंट अगर कम होगा तो आई स्क्वायर आर लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना।
इसीलिए ट्रांसमिशन लॉस कम हो जाएगा आपका। समझ में आया? ट्रांसमिशन लॉस कम होता है एसी करंट में। क्यों कम होता है? क्योंकि हम वोल्टेज को हाई कर सकते हैं ट्रांसफार्मर यूज करके। ट्रांसफार्मर से करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा और I2R लॉस कम होगा, इसीलिए ट्रांसमिशन लॉस कम होगा। क्लियर? क्लियर सर। ओके क्लियर सर। ओके, अगर क्लियर है ये बात तो बताओ मेरे को ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? क्या ओम्स लॉ सर? ओम्स लॉ सबको पता है यार। V इज इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR। तो रेजिस्टेंस अगर किसी भी वायर का हम रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, एक बार आपने जब वायर को लगा दिया उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा? नहीं होगा, वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है ना? अगर रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर I। तो वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? करंट घटना चाहिए सर। बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घटेगा I। सर, करंट घटेगा तो बढ़ेगा ही सर। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा सर, बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। क्यों घटेगा यार? बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बढ़ेगा सर। R तो कांस्टेंट है ना, तो वोल्टेज जितना बढ़ाओगे करंट भी उतना ही बढ़ेगा। ओह, करंट कैसे घट सकता है? करंट तो बढ़ेगा। Am I right or wrong? Are you getting my point? यस सर। सर यहाँ तक तो ठीक है, पर हम लोग को पढ़ाया गया है कि जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घट जाता है, तो यहाँ इक्वल कैसे हो रहा है सर? इक्वल कहाँ दे रहा है यार? हम अभी भी बताओ ना सर, थोड़ी देर पहले। हम क्या बोल रहे हैं सुनो। पहली बात हम लोग बोल रहे हैं एसी करंट इज प्रेफर्ड ओवर डीसी करंट। ठीक है, डीसी करंट से अच्छा हम एसी करंट को मान रहे हैं, हम इसीलिए यूज करते हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ट्रांसमिशन लॉस, एक एक पॉइंट करके समझना, ट्रांसमिशन लॉस इसमें कम होता है। एसी करंट में ट्रांसमिशन लॉस कम होता है। चलो ठीक है, मान लिया ट्रांसमिशन लॉस कम होता है। तो ट्रांसमिशन लॉस होता क्या है? ट्रांसमिशन लॉस होता है आपका कहीं पे भी लॉस मतलब क्या है? I2R लॉस है। तो I2R लॉस है मतलब मेरे को करंट कम चाहिए, तब जाके लॉस कम होगा। करंट कब कम हो रहा है? हम बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। जब वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो करंट कम हो जाता है ना? ये बात हमने मान लिया, चलो ठीक है। अब मैं कॉन्ट्राडिक्शन कहां पे लेके आ रहा हूं कि भाई हमारा जो मुखिया है इलेक्ट्रिसिटी का वो है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इफ योर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो वोल्टेज जो है वो करंट जो है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर ऐसा है तो वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो मेरा करंट भी बढ़ना चाहिए। फिर यहाँ पे कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? सवाल वो है कैसे हो रहा है कि वोल्टेज बढ़े। अब क्या ट्रांसमिशन लाइन के लिए ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा? नहीं भाई, तू ट्रांसमिशन लाइन पे है तो तू वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, ऐसा होगा क्या? ये तो मटेरियल है, प्रॉपर्टी है, जैसे बिहेव करना होगा वैसे ही करेगा। जितना वोल्टेज दोगे करंट उसी हिसाब से जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो भाई फंडा क्या है? अब दोनों बातें सही है, ओम्स लॉ गलत तो नहीं हो सकता है। इतने सालों से लोग इसी के ऊपर बेस करके सारा चीज बना रहे हैं और एक्सपेरिमेंटली ये चीज करेक्ट। ट्रांसमिशन लॉस कम होता है। ट्रांसफार्मर में ओम्स लॉ लागू नहीं होता है सर। क्यों नहीं होता है? सर होता है सर, ये मालूम नहीं। सर कांस्टेंट एक्चुअली रेजिस्टेंस सर ये हर वक्त नहीं रहता, इसलिए वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर बोलते हो कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं रहता है तो भाई मेरे को एक बात बताओ, आपका ये पावर स्टेशन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सब स्टेशन है जहाँ पे आप पकड़ लो, या फिर आपका कंज्यूमर स्टेशन है जहाँ से आप करंट को यूज कर रहे हो। आपने इन दोनों के बीच में तार लगा दिया, वायर लगा दिया। समझदार है, इलेक्ट्रिकल चीज समझने वाली चीज है। तो हमने वायर
कनेक्ट कर दिया, देखे होगे पूरा नेटवर्क वायर लगा हुआ है चारों तरफ। इस वायर का रेजिस्टेंस कब चेंज होगा? ये तो वायर लग चुका है, इसका अगर रेजिस्टेंस चेंज करना होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ? व्हाट इज आर? ऑब्स्ट्रक्शन टू रो एल बाई ए। रो एल बाई ए। तो क्या आप इसका लेंथ चेंज कर रहे हो? नहीं। एरिया चेंज कर रहे हो? नहीं। आपने जब कंस्ट्रक्शन कर लिया तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। अब ये रेजिस्टेंस अगर वेरी करेगा तो सिर्फ एक चीज पे वेरी करेगा, वो है टेम्परेचर। वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मेटल यूज किया है। अगर हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं या फिर इंसुलेटर बोलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाएगा। लेकिन अगर मेटल की बात कर रहे हैं या फिर मेटल के किसी एलॉय की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आया? अब टेम्परेचर तो एक टाइम पे पकड़ लो, अभी दिन के अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है पकड़ लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये तो चेंज नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, पकड़े रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। फिर भी हम बोल रहे हैं यार वोल्टेज बढ़ने से करंट नहीं बढ़ रहा है, करंट घट रहा है, ऐसा क्यों? सर ट्रांसफार्मर जो है वो कांस्टेंट पावर रहता है सर, उसमें तब P इज इक्वल टू VI होता है। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। सो हम ट्रांसफार्मर में जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट घटेगा। समझ में आया? अभी भी नहीं आया होगा। देखो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर के एक साइड में जितना पावर दोगे अगले साइड में उतना ही पावर आपको मिलेगा। ठीक है? तो ट्रांसफार्मर में आपने पकड़ लो वोल्टेज दिया 11 kV और 11 kV पे पकड़ लो आपका 750 एम्पियर का करंट जा रहा है। और जब आप उसी करंट वोल्टेज इधर 132 kV कर दोगे, सो 132 kV में आप देखोगे हो सकता है कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा 75 एम्पियर करंट जा रहा है। लेकिन पावर दोनों में क्या है? अगर यहाँ पे आप 10 मेगावाट का पावर इन किए थे तो यहाँ पे भी आपको 10 मेगावाट ही मिलेगा। समझ में आया? 10 मेगावाट अगर हमने इनपुट दिया तो 10 मेगावाट का ही आउटपुट हमको मिलेगा। सो पावर रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि पावर कांस्टेंट है इसीलिए वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो जा रहा है ट्रांसफार्मर में। ओम्स लॉ इज वैलिड, लेकिन उसमें क्या होगा? आपका पावर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। ओके क्लियर? ट्रांसफार्मर में घटता है सर। हाँ क्या हुआ अमरेंद्र? बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर में खाली घटेगा। हाँ ट्रांसफार्मर में क्या होगा? ट्रांसफार्मर में आपका पावर कांस्टेंट है, प्राइमरी में जितना पावर होगा सेकेंडरी में उतना ही पावर मिलेगा। हेलो है? हाँ है। ओके बट क्लास इज गोइंग ऑन राइट नाउ, क्लास तो चल रहा है अभी। तो मैं अभी क्लास पे हूँ, आप बाद में बात करो, अदरवाइज क्लास ज्वाइन करो, ठीक है? सो अभी एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ सारा कंफ्यूजन, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। हमने क्या बात किया कि हम एसी करंट को क्यों प्रेफर करते हैं डीसी के जगह पे? क्योंकि एसी में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिशन लॉस को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? वोल्टेज को बढ़ाने से करंट घट जाता है, हम बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं और पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट आपका घट जाएगा। क्लियर? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर में हम जब इधर पावर P1 देंगे तो इधर से जो पावर P2 निकलेगा, दोनों पावर क्या होगा? बराबर होगा। इधर आपका अगर V1 वोल्टेज है, इधर आपका I1 करंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? V2 वोल्टेज जो होगा वो V1 से ज्यादा होगा, तो I1 करंट जो है वो आपका
I2 करंट जो है वो I1 से कम होगा, है ना। सो आपका जो ट्रांसमिशन लाइन पे जो करंट आ रहा है वो कम हो जाएगा, तो I2R लॉस कम होगा। ओके, एनीबॉडी हैज एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? नहीं होना नो चाहिए। सर। Okay, good. So, sir, we assume in transformer power is not. We do not assume it is. Okay, Siddharth. We do not assume, but power remains constant in your transformer because transformer has minimum loss. Transformer is the most efficient electrical device. और इसमें रोटेटिंग पार्ट कुछ होता नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मर में लॉस एकदम नेग्लिजिबल है। तो भाई हम क्या कर रहे थे, हम अभी पावर को जनरेट करने के लिए हमने जनरेटर बनाया, टरबाइन लगाया, और हमने देखा कि हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टरबाइन मिलते हैं, और हम पावर को जब सप्लाई करते हैं तो हम एसी करंट को प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं वो आपने समझ लिया। सो टरबाइन की बात करेंगे तो टरबाइन बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके आपको दो टाइप के टरबाइन मिलेंगे। तो एक को बोलते हैं इंपल्स टरबाइन, दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, ये होता है बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर। और अगर बेस्ड ऑन वर्किंग फ्लूइड आप बात करो तो हाइड्रो टरबाइन मिलता है, स्टीम टरबाइन मिलता है, गैस टरबाइन मिलता है, विंड टरबाइन मिलता है, वो हमने बात कर लिया है। हम यहाँ पे स्टीम टरबाइन की बात करेंगे और स्टीम टरबाइन से पावर कैसे जनरेट होता है वो चीज को हम देखेंगे। ओके, नाउ सॉरी, नाउ एक पेज ले लेता हूं। अभी देखो, आप जनरेट कितने पे कर रहे हो? आप जनरेट कर रहे हो 11 kV पे, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको स्टेप अप करोगे, कितना वोल्ट पे? 33 kV। उसके बाद उसके ऊपर लेके जाओ 66 kV, उसके बाद 132 kV, और ये 132 kV जो होता है इसी को हम कहते हैं मेन ग्रिड। मेन ग्रिड, ग्रिड वोल्टेज कितना होता है पूछने से 132 kV होता है। जो सबसे लंबा, सबसे ज्यादा अगर इंडिया का अगर ग्रिड देखोगे तो वहां पे आपको 132 kV का ग्रिड मिलेगा। अगर और लंबा डिस्टेंस में आपको ट्रांसमिट करना है, पकड़ लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कहीं पे लार्ज पावर ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप इसको और बढ़ा सकते हो, 220 kV पे ट्रांसमिट कर सकते हो, 440 kV पे कर सकते हो। ठीक है, बट मेन ग्रिड जो है वो मेन ग्रिड होता है 132 kV। तो ये मेरा जनरेटिंग स्टेशन, और जनरेटिंग स्टेशन से 132 kV पे ट्रांसफर हुआ, फिर सबस्टेशन में आएगा। फिर क्या करेंगे हम, इसको 132 kV से इसको ट्रांसफार्मर लगाएंगे और फिर से स्टेप डाउन करेंगे 66, 33, फिर 11 और फिर 440 वोल्ट। ये तो केवी में है। 440 वोल्ट एसी जो आपके घर के सामने ट्रांसफार्मर में दिखता है, बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, डेंजर 440 वोल्ट एसी। अब 440 वोल्ट एसी से क्या करते हो, आपका इसको 220 वोल्ट एसी बनाते हो और फिर आप घर पे यूज करते हो, है ना, सिंगल सिंगल लाइन लेके, सिंगल फेज लेके। आप लोग मेरे को ये बताओ कि भाई ये फेज, न्यूट्रल और अर्थ, ये तीन नाम सुनते हो ना। फेज होता है लाइन का, एक न्यूट्रल लाइन होता है और एक अर्थिंग का लाइन होता है। ये तीनों में अंतर क्या है? तीनों का डिफरेंस क्या है? अर्थिंग किसको कहते हो, फेज किसको कहते हो, न्यूट्रल किसको कहते हो? कौन बोलेगा? फेज क्या है, अर्थ न्यूट्रल क्या है, अर्थिंग क्या है? एनीबॉडी? सर अर्थिंग वह होता है जिसमें ग्राउंड किया हुआ रहता है इक्विपमेंट का, जो इक्विपमेंट हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको डायरेक्टली मतलब अर्थ के द्वारा रहता है, वो अर्थिंग हो गया। और न्यूट्रल हो गया जब ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से एक निकलता, क्या उसको बोलो बोलो, क्या होता है? सर न्यूट्रल ट्रांसफार्मर से ही निकलता है। और फिर दो लाइन, एक लाइन तार और एक न्यूट्रल के बीच का जो होता है उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं। ये भी लेना साथ में ना।
और कोई होता क्या है, ये फेज क्या होता है, लाइन क्या होता है? देखो घर का अगर कनेक्शन देखोगे, अगर स्विच बोर्ड का कनेक्शन देखोगे, ये चाहिए मुझे तो पानी तो फेज एक लाइन रहता है ना, एक न्यूट्रल रहता है ना? स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना पंकज? यस सर। ओके, सो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलता है, एक लाइन देखने को मिलता है, एक न्यूट्रल देखने को मिलता है, और एक तार को हम बोलते हैं अर्थिंग, जो सॉकेट के मोटा वाला पिन में हम लगा देते हैं, है कि नहीं? प्रोटेक्टिव डिवाइस। ठीक है, प्रोटेक्टिंग के लिए लगाते हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई लाइन में और न्यूट्रल में क्या अंतर है, और न्यूट्रल में और अर्थिंग में क्या अंतर है, क्या अंतर है? नोबडी कैन आंसर। ओके, चलो ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको क्या अंतर इससे निकलता है। ये सारी चीजें करेंगे हम, बाद में करेंगे। अभी वायरिंग वाला सीखेंगे, वायरिंग क्या होता है, कैसे होता है। पहले लाइन न्यूट्रल को देख लेते हैं यहाँ पे। अर्थिंग वायर जो होता है ना सर, हाँ, उसका में वोल्टेज जो होता है 0 होता है, और फेज में होता है कितना, 220 जितना हो सकता है, 11 kV नहीं, 220 सर। देख कैसे होता है, उस चीज को समझो, है ना? वो होता है, हमको पता है। अभी जनरेटर जो लगाए हो वो किस टाइप का जनरेटर है? 3 फेज जनरेटर है ना? यस सर। हम बोलते हैं 3 फेज जनरेटर है। 3 फेज अगर जनरेटर होगा, ऑल्टरनेटर है 3 फेज का, ट्रांसफार्मर को डेल्टा कनेक्शन में करते ना है सर, हाँ, स्टार कनेक्शन में, तो बीच में एक पॉइंट मिलता है जो तीनों फेज मिलता है, वहां से अर्थिंग न्यूट्रल पॉइंट निकलता है सर, उस पॉइंट को न्यूट्रल बोलते हैं। चलो इस चीज को समझते हैं, समझो चीज को। हम 3 फेज का ऑल्टरनेटर अगर यूज कर रहे हैं, मेरे को ये बताओ कि 3 फेज ऑल्टरनेटर के लिए आपको कॉइल 3 फेज ऑल्टरनेटर का टर्मिनल कितना निकलेगा? टर्मिनल्स कितना निकलेगा? 3 सर, 3 टर्मिनल्स 3 निकलेगा। सब एग्री करते हो इससे? कितना टर्मिनल निकलेगा 3 फेज अगर ऑल्टरनेटर है तो? 4 वायर। 4 वायर। महेश बता, 3 टर्मिनल 4 वायर सिस्टम में होता है सर। 3 कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है 4, सोच के बताओ कितना टर्मिनल निकलेगा एक ऑल्टरनेटर से, कितना टर्मिनल निकलेगा? 3 फेज 4 वायर्स। 3 फेज ट्रांसफार्मर से अगर 4 वायर निकलेगा सर। यस सर, 4 वायर। श्योर, लॉक कर दे। यस सर, 4 वायर कीजिए। नहीं, RYB और सब न्यूट्रल गलत, सर। सब गलत, 1 रुपया नहीं मिला। 6 टर्मिनल निकलेगा, 6 टर्मिनल निकलेगा। क्यों यार बोल रहे हो 3 फेज? 3 फेज मतलब क्या है कि 3 कॉइल लगा रहे हो ना, 3 कॉइल। हाँ सर, 6 निकलेगा। एक फेज के लिए एक कॉइल है, एक कॉइल है तो एक फेज है, और उसी तीनों कॉइल को आप 120 डिग्री अपार्ट में कनेक्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एंगल, तब जाके वो 3 फेज कनेक्शन बन रहा है। अब बात यहाँ पे आता है, ये जो 3 कॉइल है, ये तीनों कॉइल को आप कैसे कनेक्ट करते हो? हम लोग 6 तार खींच सकते थे ट्रांसफॉर्मर से, जनरेटर से, लेकिन क्या होता कि आपका लाइन वायर ज्यादा लगता तो कॉस्टली हो जाता सिस्टम। इसीलिए हमने क्या किया, 3 फेज 3 वायर सिस्टम या फिर 3 फेज 4 वायर सिस्टम का ये किया सिस्टम बनाया। कैसे कि अगर आप ये जो 3 कॉइल है उसका अगर तीनों एक साइड को अगर हम शॉर्ट कर दे, एक साइड को शॉर्ट कर दे, तो हमको मिलेगा 3 तार, और ये जो सिस्टम बनेगा, ये कौन सा सिस्टम बना? ये स्टार कनेक्शन हुआ कि डेल्टा कनेक्शन हुआ, बताओ? स्टार कनेक्शन। ये स्टार कनेक्शन हुआ। तो ये जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ से अगर आप निकाल देते हो एक तार, तो ये आपका न्यूट्रल कहलाएगा। न्यूट्रल, यही तो बोल रहे थे सर पहले। हाँ, तो इस चीज को समझ के बोले। अब बताओ कि अगर मेरा ये ऑल्टरनेटर है और इसमें अगर 3 कॉइल लगा हुआ है,
इससे जो 3 तार अगर हम एक पॉइंट पे अगर शॉर्ट कर दे, तो शॉर्ट करके यहाँ पे देखो इस जगह पे, तो 1 2 3 ये 3 टर्मिनल निकला और तीनों टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया और एनजीआर के मदद से कहाँ पे लगा दिया, आर्थ पीठ पे लगा दिया। ठीक है, आर्थिंग कर दिया। अब जब हमने इसको आर्थ पे लगाया तो ये बन गया मेरा न्यूट्रल, क्योंकि 0 पे लग गया आर्थ पे। और बाकी का जो 3 टर्मिनल है, वो तीनों टर्मिनल देखो यहाँ पे है, RYB दिख रहा है, वो ट्रांसफॉर्मर के साथ लग गएगा, है ना। स्टेटर का 3 टर्मिनल यहाँ पे RY और B ये लग गया। अब ट्रांसफॉर्मर के बीच में ये तो हो गए 11 kV का कनेक्शन। 11 kV से हमने क्या किया, इसको 33 kV बनाया और फिर दूसरे ट्रांसफॉर्मर में लेके गए, वहां से 132 kV बनाया, फिर दूसरे ट्रांसफॉर्मर में गया। तो जो आपका कनेक्शन बना जनरेटिंग स्टेशन पे, जनरेटिंग एंड पे, ये हो गया स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। और ट्रांसफॉर्मर से ट्रांसफॉर्मर में क्या है, 3 वायर ही जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन। देखो ट्रांसफॉर्मर से ट्रांसफॉर्मर, डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन। ये करते 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 आप स्टेप डाउन करके 33 से 415 और फिर कहां पे लेके आए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पे लेके आए, जो आपके गली के सामने रहता है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में आने के बाद आप ट्रांसफॉर्मर में फिर से क्या कर रहे हो, 3 टर्मिनल को शॉर्ट करके आप न्यूट्रल के लिए एक आर्थिंग दे रहे हो। अभी इसी आर्थिंग से ये जो आर्थ पिक निकला, यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मर में आर्थ पिक बनाया, यहाँ से एक कनेक्शन ले रहे हैं, यहाँ से एक तार ले रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रल। और जो 3 टर्मिनल आए थे पावर लाइन के, उसमें से हम 3 फेज निकाल रहे हैं, इसको RY या फिर B फेज हम बोल रहे हैं। तो 3 फेज निकला और एक न्यूट्रल निकला, तो हो गया आपका 4 वायर कनेक्शन। ठीक है, अब बना आपका 4 वायर कनेक्शन। अभी आप उसको किसी के घर में देना है, तो एक फेज से और एक न्यूट्रल, ये न्यूट्रल वाला तार है, न्यूट्रल को और एक फेज को दे दो एक घर में। ये Y फेज से किसी दूसरे के घर पे दे दो, ये B फेज से किसी तीसरे के घर पे दे दो, तो आपको एक न्यूट्रल लाइन और एक फेज देना है। तो ये हो जाएगा आपका सिंगल फेज कनेक्शन अलग अलग घर के लिए। समझ रहे हो? एम आई क्लियर? यस सर। बढ़िया से समझ में आया। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अभी खत्म नहीं हुआ, तो न्यूट्रल को हमने कहां पे कनेक्ट किया, आर्थ पे कनेक्ट किया। और जो हमारा यहाँ पे आर्थिंग कनेक्शन रहता है घर पे, घर पे जो रहता है प्रोटेक्शन के लिए, इसको क्या बोलते हो, आर्थिंग। ये कहाँ पे कनेक्ट होता है, ये भी तो ग्राउंड पे ही कनेक्ट होता है। लोकल यूजर एंड पे हर एक घर पे क्या रहता है, एक आर्थ पिक रहता है छोटा सा, और उसपे आप कनेक्ट कर देते हो, है ना। तो न्यूट्रल में और आर्थिंग में क्या अंतर है, न्यूट्रल में और आर्थ में क्या अंतर है? सर न्यूट्रल है ना, तो वो अति फेज वायर से जुड़ा हुआ रहता है, और आर्थिंग होता है डायरेक्ट ग्राउंड रहता है। सर न्यूट्रल कहाँ फेज वायर से जुड़ा हुआ है? न्यूट्रल जुड़ा हुआ नहीं है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए जुड़ता ना सर। हाँ, तो अगर हम कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को न्यूट्रल में कनेक्ट ना करके अगर डायरेक्ट आर्थ पे कनेक्ट कर दे, तो फिर तो न्यूट्रल बन जाएगा सर। अर्थ में कनेक्ट करेंगे तो फिर न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रल बन जाएगा। तो काहे के लिए आप दो तार खींच के लाते हो इतना दूर से? आप एक ही तार लेके आओ और एक तार घर में लगा दो, जमीन पे काट दो। सेफ्टी पर्पस के लिए सर, क्या सेफ्टी पर्पस के लिए। क्या हो? जब शॉर्ट सर्किट होगा तो न्यूट्रल मतलब ग्राउंड हो जाएगा और करंट नहीं लगेगा, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो रहता है उसका नुकसान ना हो। ये तो हम ग्राउंड पे ही लगा रहे हैं ना, आर्थ भी ग्राउंड पे है, न्यूट्रल भी ग्राउंड पे ही है ना। आर्थ भी तो जाके ग्राउंड पे लग रहा है, न्यूट्रल भी ग्राउंड पे लग रहा है, तो दोनों को दो चीज क्यों बोल रहे हैं? हम न्यूट्रल यूज ही ना करते, हम डायरेक्टली आर्थ को ही दे देते, ये भी तो 0 पे ही लगा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर काम दोनों का सेम है, नेम अलग अलग है। देखो क्या होगा, अगर हम इंडिविजुअल हर एक घर पे न्यूट्रल को यूज ना करके
अगर हम सबके घर पे आर्थिंग लाइन से ही कनेक्शन सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, तो दिक्कत ये है कि सबके घर पे अलग अलग आर्थ पिट रहेगा और इस आर्थ पिट को मॉनिटरिंग कौन करेगा कि ये आर्थ पिट सही है नहीं है ना। तो हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहां से क्या करना पड़ेगा, इंजीनियर्स को भेजना पड़ेगा कि हर एक घर पे जाओ भाई, जाके ये आर्थ पिट को चेक करो, ये एडिशनल काम है। आप क्या कर सकते हो कि भाई फेज लाइन को दिए और सारे घर से क्या किए, रिटर्न लाइन एक तो ले लिए, हर एक घर से क्या कर दिए, एक रिटर्न लाइन लिए और कॉमन पॉइंट पे जाके हमने इसको आर्थ पे लगाया। आप अगर इंडिविजुअल घर पे भी आर्थ पे लगा देते हो तो आपका इक्विपमेंट चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन कॉमन पॉइंट पे लगा दिए ताकि क्या हो, इसको सुपरवाइज बेटर कर सके। इसमें प्रॉब्लम आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और जो लोकल आर्थिंग देते हैं वो सेफ्टी के लिए देते हैं, जैसे आप लोग बोल रहे हो, और सेफ्टी किसका, ह्यूमन सेफ्टी, क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर यहाँ पे पकड़ लो, ये मेरा बॉडी है, ये एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल आयन, तो यहाँ से जो मोटा पिन है उसके साथ हमने इसके बॉडी को कनेक्ट किया, और जो इसका कोयल है, कोयल के साथ हमने लाइन और न्यूट्रल को कनेक्ट किया। तो क्या होगा, अगर कभी कभार किसी वजह से इसका इंसुलेशन ब्रेक होता है, वीक होता है, तो बॉडी में करंट आएगा, और करंट आएगा तो इस पिन पे आएगा, अगर इस पिन पे आता है तो करंट डायरेक्टली मेरा आर्थ हो जाएगा, ठीक है, तो सेफ्टी बचता है यहाँ पे, ओके, बिकॉज करंट विल सीक द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ और इसी पाथ से चला जाएगा। समझ में आया, समझ में आया सबको? सर डिफरेंट पता नहीं चला सर दोनों में। अंतर यही है, न्यूट्रल इज द रिटर्न पाथ, ये कॉमन पॉइंट पे जाके सारे घर से जाके कॉमन पॉइंट पे जाके ग्राउंड हो रहा है ट्रांसफॉर्मर के तरीके, ठीक है। और आर्थ क्या है, इंडिविजुअल घर पे लोकल ग्राउंड कर रहे हैं हम, यूजर एंड क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको सुपरवाइज कर सकते हैं कि आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इंजीनियर रहेगा या फिर जो वर्कर्स रहेंगे, इलेक्ट्रिशियंस रहेंगे, वो आके इस आर्थ पिट को सुपरवाइज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे कि ये आर्थ पिट का क्या है, आर्थ पिट अगर सूख जाएगा तो काम करेगा नहीं, रेजिस्टेंस आ जाएगा उसमें, तो वो गीला रहना चाहिए, उसमें आप पानी देते हो, उसमें आप सॉल्ट देते हो, है ना, तो उसको देखना पड़ता है, तो वो सुपरविजन तो एक पॉइंट पे होगा, ओके, लेकिन हर एक इंडिविजुअल घर पे जाके सुपरवाइज करना इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। इसीलिए न्यूट्रल लाइन जो है उसका मेन कारण यही है कि हम एक पॉइंट पे लेके जाके इसको ग्राउंड कर रहे हैं, अदरवाइज सबके घर पे एक एक आर्थ पिट बनता है, उसी में लगा देते हैं, क्योंकि घर पे जो आर्थ पिट बनेगा वो उतना प्रॉपर नहीं बनेगा। आप अगर चेक करोगे इंडिया का 80% घर में जो आर्थ पिट है वो काम ही नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करते हैं, जमीन पे ऐसे एक तो तार को गाड़ के रखते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर आर्थिंग करना है, प्रॉपर आर्थ पिट अगर आपको बनाना है, तो उसमें बहुत सारे नियम कानून मानने पड़ते हैं हमको कि भाई जो ग्राउंड है वो ग्राउंड गीला रहे, उसमें आप गीला रहने के लिए आप उसमें नमक देते हो, चारकोल देते हो, है ना, कि पानी को सोख करके रखे वहां पे, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ रहे, ड्राई हो जाएगा तो आर्थ पिट ड्राई हो जाएगा तो आपका आर्थिंग प्रॉपर नहीं रहेगा, है ना, आप समझे? यस सर। तो हमने अभी क्या क्या समझा आज, एक चीज समझा कि भाई हम एसी करंट को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एसी करंट में लॉस कम होता है, और लॉस क्यों कम होता है वो चीज समझा कि वोल्टेज बढ़ने से करंट कम होता है। वोल्टेज बढ़ने से करंट कम क्यों होता है, क्योंकि मेरा पावर कांस्टेंट रहता है ट्रांसफॉर्मर के केस पे, और हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। हाँ बोलो। बोल रहे सर न्यूट्रल जो होता है उसमें भी वोल्टेज होता है? नहीं, न्यूट्रल में कहाँ वोल्टेज, जीरो रहेगा ना सर? यहाँ पे तो ग्राउंड के साथ जैसे ही लगाओगे इसको आर्थ पिट पे, तो जीरो हो गया, तो ये तो 0 वोल्ट है। अभी एक चीज आपको देखना पड़ता है कि जो न्यूट्रल और आर्थ है ना, आर्थ में आर्थ लाइन और न्यूट्रल लाइन के बीच पे कभी कभार हल्का सा लीकेज वोल्टेज आपको मिलेगा, वो वोल्टेज का कितना तक हम अलाउ कर सकते हैं।
अगर ये वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा है तो डेंजरस यस है। सर। ये जो वोल्टेज है अर्थ पीट और न्यूट्रल लाइन पे, दिस वोल्टेज शुड नॉट एक्सीड योर 5 वोल्ट, इससे कम रहना चाहिए। पकड़ लो 1-2 वोल्ट अगर मिल रहा है तो लीकेज वोल्टेज रहता है। लीकेज वोल्टेज क्यों रह सकता है? क्योंकि हो सकता है आपका जो अर्थ पीट है वो प्रॉपर नहीं है, थोड़ा बहुत ड्राई हो गया है। ये सारे कारण, बहुत सारे कारण है जिसके चलते आपके जो अर्थ लाइन है उसमें भी हो सकता है कहीं से करंट आ रहा है अर्थिंग पे। तो अर्थ लाइन पे अगर करंट आ रहा है तो इसका डिफरेंस जो है न्यूट्रल पे और अर्थ पे वो मैक्सिमम 5 वोल्ट होना चाहिए, उससे नीचे रहना चाहिए। उससे ऊपर होगा तो आपको अर्थ पीट चेक करना चाहिए। ठीक है, अर्थ पीट को चेक करना चाहिए कि अगर न्यूट्रल में और अर्थ में आपको लाइन मिल रहा है। अदरवाइज न्यूट्रल 0 वोल्ट पे होना चाहिए। न्यूट्रल और अर्थ में, अभी न्यूट्रल का वोल्टेज आप चेक कैसे करोगे? आप लाइन के साथ थोड़े ना चेक करोगे। न्यूट्रल का अगर वोल्टेज आपको चेक करना है तो एक लीड आप न्यूट्रल लाइन पे लगाओ मल्टीमीटर का या फिर एक वोल्ट मीटर का, और एक लाइन आप अर्थ पे लगाओ, ग्राउंड पे लगाओ, है ना? जहाँ पे ग्राउंड है, अर्थ है, उसको उस पे लगाओ। तो यहाँ पे 0 वोल्ट दिखना चाहिए। अगर 0 वोल्ट नहीं दिख रहा है, चलो 1-2 वोल्ट दिख रहा है तो ठीक है, मान सकते हैं, बट किसी भी हालत पे ये 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, यस सर। ओके जी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिकल कुछ सर्किट बनाए, वायरिंग करोगे? यस सर। वायरिंग आता है करना? यस सर। ओके, चलो देखते हैं। देखने आए हैं सर। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो, एक 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 ड्राइंग करते हैं। पहले सब लोग अपना पेन एंड पेपर ले लो और एक ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग के ऊपर बात करेंगे हम बाद में। सबसे पहले तो एक काम करो, एक स्विच ले लिया, एक बल्ब ले लिया, एक लाइन ले लो, एक न्यूट्रल ले लो और इसको कनेक्ट करो फटक से। सब लोग करो, फटक से करो, और सब लोग व्हाट्सएप में ग्रुप पे अपना शेयर कर दो इमेज, मैं चेक करूंगा। करना, इसमें मजा आएगा, तो सीखोगे कुछ। और सर बैटरी सप्लाई? ये तो लाइन न्यूट्रल ले रहे हैं रे, बैटरी कहाँ? हम एसी पे डील कर रहे हैं, हम थोड़े ना बैटरी लेके वो छोटा सा सर्किट बनाए। एसी का एक लाइन लिए हैं, एक न्यूट्रल लाइन लिए हैं। 2 लाइन होता है ना आपके घर पे, आप कोई भी बोर्ड खोलोगे 2 लाइन दिखेगा आपको, एक लाइन आया है, एक न्यूट्रल आया है। तो एक स्विच है, पकड़ लो, और एक बल्ब है, आपको कनेक्शन करना है इन दोनों का। सर इन लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, हमको पास पेन उन नहीं है। बोल दो सर। पेन नहीं है तो कैसे सीखेगा? सर बोल देते हैं, जो लाइन वोल्टेज है ना सर, उसको सबसे पहले स्विच में कनेक्ट कर देंगे, और जो स्विच से होते हुए एक बल्ब में ले जाएंगे और एक न्यूट्रल बल्ब से जोड़ देंगे। चलो ठीक हो है, गया? हम ही जोड़ देते हैं हो गया तुम्हारे सर। से। हो गया तो भेजो। देखो, नहीं करोगे तो फायदा नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारी बातें, इतना आसान नहीं है। हम जो बात करेंगे ना, ये तो शुरुआत है।
इसको ऐसे करेंगे कि ऐसा समझना चाहिए कि आप फील्ड में हो और आप हाथ से टेस्टर लगा के आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसको तो इजीली कर सकते हो यार, एक लाइन से लाके आप स्विच में डालोगे और स्विच से बल्ब में लगाओगे और बल्ब से फिर न्यूट्रल पे लगा दोगे, है ना। यस सर। ये तो बड़ा सिंपल सा था। आप स्विच कनेक्ट करोगे, बल्ब जलेगा, स्विच खोल दोगे, बल्ब बंद हो जाएगा, है ना। यही तो होगा। ओके, अगर ये अगर समझ में आता है आपको, तो उस पे जाने से पहले एक काम करो, ये लेकिन बना के ही भेजना है। अगर कागज नहीं है, पेन नहीं है, ले लो, एक स्विच ले लो, और आप जब स्विच बोर्ड को खोलते हो तो एक स्विच दिखेगा आपको, है ना। और स्विच के पीछे क्या दिखेगा, स्विच के पीछे दिखेगा आपका टर्मिनल। तो दो टर्मिनल नजर आएंगे और आपके पास दो वायर होगा, एक डेफिनेटली लाइन का होगा, एक न्यूट्रल का होगा। और आपका जो बल्ब है, आप क्या किसी बल्ब में डायरेक्ट कनेक्ट करते हो क्या? बल्ब में तो कनेक्ट होता नहीं है, बल्ब के होल्डर में कनेक्ट होता है। तो होल्डर में भी आपको दो टर्मिनल्स नजर आएंगे। अभी आपको कनेक्शन करना है, ये लाइन है, लाइन दो वायर आ रहा है, और ये आपका स्विच है, स्विच के दो टर्मिनल्स है, और इस लाइन को आपको इस स्विच पे कनेक्ट करना है और इस बल्ब में कनेक्ट करना है। यही चीज है जो आपको प्रैक्टिकली लगाना है। कैसे लगाते हो करके भेजो। हाँ, ये that was very simple. Everybody is correct. Good पंकज, अभिषेक, गुड। अभी ये वाला करो, सेम चीज। इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल स्विच को कंसीडर करो कैसा है। देखो आप लोग यहाँ पे मेरे साथ लैब पे तो हो नहीं कि हाथ से दिखाएं, लेकिन ऐसा करेंगे कि आपको वो फील होगा कि आप हाथ से ही कर रहे हो, लैब में खड़े होके ऐसा करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, हम एक स्विच बोर्ड को खोल रहे हैं। स्विच बोर्ड को खोलने से एक स्विच मिलेगा, और स्विच के पीछे क्या दिखेगा, स्विच के पीछे हमको दो टर्मिनल ही नजर आएंगे, और बोर्ड में दो तार आए हैं, एक लाइन और एक न्यूट्रल। हमको कनेक्शन करना है, इस लाइन और न्यूट्रल तार को हमको लगाना है, और बल्ब का होल्डर है, होल्डर में कनेक्ट करना है। कैसे करते हो वो मैं देखना चाहता हूँ। ये सेम टू सेम बनाओ, ये एक स्विच बनाओ, एक होल्डर बनाओ और कनेक्ट करो। दिस इज कॉल्ड योर स्केमेटिक ड्राइंग। स्केमेटिक इज ओके, ये आप लोग स्कूल कॉलेज हमेशा पढ़ते आए हो और बहुत आसानी से कोई भी सर्किट बना लेते हो। इस टाइप से लगाया, एक स्विच लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, तो ये कनेक्शन कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली आपको ऐसा थोड़ी ना दिखेगा स्विच। प्रैक्टिकली जो स्विच होगा वो इस टाइप से टर्मिनल नजर आएगा। एंड आई वांट यू शुड कनेक्ट द वायर टू द टर्मिनल्स। गुड सुष्मिता, वेरी गुड। अभी ये कनेक्ट करो, स्विच को कनेक्ट करो। गुड अरिंदम, वेरी गुड। ओके, तो ये भी समझ गए कैसे करेंगे। हम लाइन को लाके स्विच में लगा रहे हैं, और स्विच से एक तार लेके जाके हम बल्ब में लगा रहे हैं, और बल्ब से एक तार लाके किसको दे रहे हो, आप न्यूट्रल को दे रहे हो, है ना। हाँ, सबने बढ़िया बनाया, स्विच लगाया। विकास, हमने जो स्विच दिया था वो स्विच आपने स्कीमेटिक स्विच बनाया है। एग्जैक्टली ये वाला स्विच चाहिए था मुझको। एनीवेज,
तो अगर हम एक स्विच के साथ एक बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम पूरा का पूरा स्विच बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं। स्विच बोर्ड में क्या होगा, एक लाइन आएगा, एक न्यूट्रल आएगा, है ना। और जब एक लाइन और न्यूट्रल आया है यहाँ पर, कहां से, तो ये मेरा स्विच बोर्ड है। यहाँ पे आप फैन एक ले लेना, डेफिनेटली आपको ऐसा ड्रॉ नहीं करना है, आप फैन ऐसे ड्रॉ कर सिंबॉलिक। तो फैन से 2 तार निकलेगा, बल्ब के होल्डर से 2 तार निकलेगा। आपको कनेक्शन ये करना है कि स्विच बोर्ड का कनेक्शन करना है along with this सॉकेट। आप ऐसा ड्रॉ करना, हाथ से करोगे, स्विच ड्रॉ करो, नीचे वाले स्विच रहते हैं, 4 तो स्विच ड्रॉ कर दो। स्विच में आपको 2-2 टर्मिनल्स मिलेंगे, ये 2-2 टर्मिनल लगाओ, लाइन और न्यूट्रल लेके आओ और एक फैन बनाओ, एक बल्ब बनाओ और डेफिनेटली बल्ब का होल्डर को बना लेना। अभी इसका कनेक्शन करो, इसका कनेक्शन करो along with द सॉकेट, क्योंकि भाई सॉकेट नहीं लगाओगे तो मोबाइल कैसे चार्ज करोगे। तो सॉकेट बनाते हैं, सॉकेट में 5 पिन मिलेगा, पीछे 5 टर्मिनल्स दिखेगा आपको, और सॉकेट का एक स्विच दे देते हैं, इसमें भी 2 टर्मिनल दिखेंगे। यही होगा आपका बोर्ड। और एक रेड कलर का बल्ब आता है सर, हाँ पंकज, और एक बल्ब भी, रेड कलर का बल्ब भी रहता है हल्का सा इतना कीबोर्ड में सर। नहीं समझ में आ रहा है आपका आवाज सही से रेड कलर का बल्ब रहता है छोटा सा सर, लगाने आवाज नहीं आ रहा है। चलो बनाओ बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, इसको बोर्ड का कनेक्शन करो। सर सिर्फ एक होल्डर है ना, बाकी सब स्विच है। आपको सिंपल बनाना है, ऐसे बोर्ड बनाना है, स्विचेस लगाने हैं बोर्ड पे। तो हम 4 स्विच ले लेते हैं, 1 2 3 4, एक लाइन और एक न्यूट्रल को लाना है बोर्ड पे, और स्विचेस के टर्मिनल्स पीछे साइड से दिखाने हैं कैसे कनेक्ट करते हो। फिर आपको एक सॉकेट लेना है, कौन है यार, सॉकेट का स्विच। और एक बल्ब, चलो कनेक्ट। कौन भेजा देखते हैं, लाइन आया, स्विच में गया और स्विच से निकला। भेजो भेजो, जल्दी जल्दी भेजो। प्रियंका घोष, सुप्रतीक, शुभम, भेजो जल्दी। चलो ठीक है, निकालते हैं, आप लोगों का काम ही सबके सामने लेके आता है।
अरे बाप रे, इतना छोटा। हाँ ये ठीक है, इसको देखते हैं। सॉकेट का कनेक्शन नहीं किया। ये आपका लाइन आया, लाइन यहाँ पे गया, चलो ठीक है, लाइन यहाँ पे भी डाले, ठीक है, और लाइन, ये लाइन ही है क्या? नहीं, ये बोर्ड का कनेक्शन है। और फिर आप न्यूट्रल को लेके गए, न्यूट्रल में इससे गया इसमें, ठीक है, गुड। तो मोटा मोटी कनेक्शन आप लोगों को आता है ना, कनेक्शन करना आता है। वो सॉकेट का रह गया, जल्दी जल्दी करने में। हाँ कर सकते हो ना सॉकेट का भी। सर वो सॉकेट का रह गया सर, सॉकेट का भूल गए। सॉकेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ सर किए तो हैं कर बाकी। सकते हो, चलो ठीक है। तो मोटा मोटी सबका सही आ रहा है, गुड। ठीक है, तो ये चीज अगर समझ गए हो, अच्छा है। अभी हम एक काम और करते हैं, एक काम करो, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नीचे से ना बोर्ड का जो सारा पिन है उसको हम शॉर्ट कर देंगे एक बार में, ओके। और अरे यार, फिर क्या कर रहे हैं, हर एक स्विच को अलग अलग से इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और न्यूट्रल जो होगा वो एक साथ कॉमन यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे बाहर, है ना। और फिर अर्थ जो सॉकेट का कनेक्शन होगा, इसी लाइन से हम स्विच पे दे रहे हैं, और स्विच से हम सॉकेट पे ला रहे हैं, इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं, इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं, और इसको फिर से न्यूट्रल पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, है ना। तो दिस इज द वायरिंग ऑफ सिंगल फेज थिंग्स, एंड यू हैव अंडरस्टूड इट, गुड। इस चीज को अगर समझ गए हो भाई, तो एक काम करो, आप लोग ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेरे पास 3 बल्ब है। क्या क्या बल्ब है? एक है 220 वोल्ट एसी का, एक है 110 वोल्ट एसी का, और एक है 24 वोल्ट डीसी का। और स्विच में एक ही यूज करना चाहता हूं। और प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जब मैं एक सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच से स्विच को ऑन कर रहा हूं, इफ द स्विच इज ऑन, देन B1 एंड B2, मतलब ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब इज ऑन, B3 is off, and if switch is off, then B3 is on and B1, B2 off. मतलब स्विच को अगर आप ऑन करते हो तो ये दोनों ऑन होना चाहिए, B1, B2, और स्विच को अगर आप ऑफ कर देते हो तो आपका B3 जलना चाहिए। कर सकते हो? कैन यू डू? सर कैसे करोगे? सर B1 और B2 को एक साथ जोड़ देंगे, जोड़ के दिखाओ, ऊपर में, और जोड़ के दिखाओ, हमारे पास तो है ना, सिस्टम तो है, आपका पेपर तो मैं चेक कर सकता हूँ। करो, व्हाट्सएप में सेंड करो, हम देखेंगे। जोड़ के दिखाओ, तब तो पता चले।
यस सर, चला गया सर। ठीक है सर, नीचे वाला यस सर, यही। ये अभी एक बात बताओ, ये जो तुम बनाए हो, आपका वोल्टेज कितना था इसका? एक सर नंबर बल्ब का वोल्टेज मेजर नहीं की। वोल्टेज हमने क्या दिया था? एक बल्ब का दिया है 220 वोल्ट एसी, एक बल्ब का है 110 वोल्ट एसी, और एक का है 24 वोल्ट डीसी। अब सारे के सारे अगर यहाँ पे लगा दोगे तो ये लाइन तो कोई एक ही वोल्टेज का आएगा। 110 वोल्ट का 224 वोल्ट का बल्ब का क्या हालत होगा, समझ में आया? यस सर। क्या हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे किसी भी स्विच से, किसी भी एक सिंगल पोल सिंगल थ्रू, मैंने मेंशन कर दिया था सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच से, इज इट पॉसिबल? ये तो संभव नहीं है सर। हाँ, तो वही तो सुनना चाहता था कि ये संभव नहीं है ना। सिंगल पोल सिंगल थ्रू से हम डिफरेंट वोल्टेज लेवल को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा है डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या कोई दूसरा उपाय है इसको करने का? क्या कोई दूसरा उपाय है? डेफिनेटली है, इसीलिए हमने दिया है ना। अभी वो उपाय क्या है वो दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 24 वोल्ट डीसी है। ओके, स्विच एक ही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है कि हम कनेक्ट करें अलग अलग वोल्टेज का, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे कॉन्टेक्टर का। कॉन्टेक्टर पता है कॉन्टेक्टर क्या होता है? कॉन्टेक्टर पता है? कॉन्टेक्टर इट इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच जो एक साथ आपके दो से अधिक सर्किट को ऑन या फिर ऑफ कर सकता है। कैसे काम करेगा ये? इसमें रहता है आपका कोयल, ये रहा मेरा कोयल, है ना, और ये जो है इसको हम बोलेंगे आर्मेचर। अब जैसे ही आप कोयल में सप्लाई दोगे करंट का, सॉरी ये स्प्रिंग है, ये मेरा कोयल है, कोयल में जैसे ही आप सप्लाई दोगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो आर्मेचर को खींचेगा। आर्मेचर अगर आएगा तो यहाँ पे जो स्विच आपने लगाया है ना, वो स्विच क्या होगा? क्लोज होगा या ओपन होगा। और एक कॉन्टेक्टर में बहुत सारे स्विच एक साथ लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, जैसे कि तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, यहाँ पे इस स्विच को एक ही स्विच से कंट्रोल करना है मेरे को, तो जैसे ही मैं ये स्विच को ऑन कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो फिर ये आर्मेचर जो है वो नीचे तरफ आ रहा है। नीचे तरफ जब आ रहा है तो ये वाला कॉन्टेक्ट जो है, ये कॉन्टेक्ट मेक हो रहा है, और मेक हो रहा है तो ये वाला बल्ब मेरा जल रहा है। लेकिन जैसे मैं इस स्विच को ऑफ कर देता हूँ, ये ऑफ होने से क्या होता है, ये जो कॉन्टेक्ट है ये मेक हो रहा है तो ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब बंद हो जा रहा है। समझ में आया? सो कॉन्टेक्टर, आज हमने नया चीज क्या इंट्रोड्यूस किया? कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर क्या होता है? कॉन्टेक्टर इज ए स्विच। क्या बोलोगे? कॉन्टेक्टर इज ए switch, electromechanical switch that can make or break more than that can make or break 2 or more circuits at a time। एक साथ दो से अधिक सर्किट को ऑन या फिर ऑफ कर सकता है। एंड ऑल द सर्किट्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। हर एक सर्किट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। तो अगर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है तो हम एक साथ दो से अधिक वोल्टेज लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे। एम आई क्लियर और नॉट? एकदम समझ के बोलना चीज को, क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रिकल का जितना सर्किट मिलेगा ना, आप किसी भी इंडस्ट्री पे जाओ, कोई भी सर्किट बनाओ, कहीं पे भी जाओगे तो आप यूज कॉन्टेक्टर को ही करने वाले हो। आप सिंपल ये जो घर पे जो स्विच यूज करते हो, सिंगल पोल सिंगल थ्रू टॉगल स्विच, ये सब स्विच से काम नहीं चलेगा। आपको यूज करना है कॉन्टेक्टर। सो कॉन्टेक्टर को समझना इलेक्ट्रिकल का सबसे पहला काम है, ठीक है। सो कॉन्टेक्टर क्या होता है?
contactor is a electromechanical switch that can make or break 2 or more circuits at a time. एक साथ ऑन करेगा या फिर एक साथ ऑफ करेगा, and all the circuits are electrically isolated from each other. ठीक है। और कॉन्टेक्टर में रहता क्या क्या है? कॉन्टेक्टर का देखो, एक होता है फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, ये जो कॉन्टेक्ट है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है। और ये जो बार है ये वाला, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, अप डाउन कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस कॉइल से जैसे करंट पास होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फील्ड बनेगा तो ये आर्मेचर है। आर्मेचर क्या होगा दोनों? आर्मेचर क्या करेगा? नीचे तरफ आएगा। नीचे तरफ आएगा तो ये जो बार है इसको खींच के इसके साथ लगा देगा। तो ये स्विच की तरह काम किया, कनेक्ट हो रहा है, छोड़ रहा है। तो इसमें दो टाइप के कॉन्टेक्ट मिलेंगे। एक को हम बोलते हैं एनो कॉन्टेक्ट, एक को बोलते हैं एनो कॉन्टेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं एनसी कॉन्टेक्ट। एनो कॉन्टेक्ट क्या है और एनसी कॉन्टेक्ट क्या है? एनो मतलब नॉर्मली ओपन, नॉर्मली ओपन मतलब जब आप एनर्जाइज नहीं कर रहे हो, जब आप इस कॉइल को सप्लाई नहीं दे रहे हो तो ये ओपन स्टेट पे है, और जब आप सप्लाई दे रहे हो तो क्या बन जाएगा? क्लोज करेगा। एनसी कॉन्टेक्ट क्या है? नॉर्मली क्लोज मतलब नॉर्मल स्टेट पे वो क्लोज रहेगा, और जब आप सप्लाई दोगे तो ये सर्किट को ओपन कर देगा। समझ में आया? ये दो टाइप के कॉन्टेक्ट मिलते हैं एक कॉन्टेक्टर में। सेम चीज आपको रिले में भी देखने को मिलेगा, एक एनो एक एनसी। और ये एनो एनसी का जो कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर बेस करके आपके जितने सारे इलेक्ट्रिकल के सर्किट्स है ना इंडस्ट्री में, वो सारे सर्किट्स आप कोई भी मोटर चलाओ, कोई भी इलेक्ट्रिकल का सर्किट बनाओ, एमसीसी पीसीसी का काम करो, सब इसी एनो एनसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके होता है। समझ में आया? तो इसको समझना और सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी बना सकते हो ये वाला एक स्विच से, एक ही स्विच से 3 वोल्टेज लेवल। कैसे करेंगे? एक हम क्या करेंगे, एक कॉइल ले रहे हैं कॉन्टेक्टर का, है ना, इस और कॉन्टेक्टर के कॉइल के साथ इसी स्विच को कनेक्ट कर देते हैं। कॉन्टेक्टर के कॉइल के साथ ये वाला जो स्विच है हमारे पास, स्विच 1, इसको कनेक्ट करते हैं। पकड़ लो, ये जो कॉइल मिलेगा आपको, ये कॉइल अलग अलग वोल्टेज का कॉइल आता है बाजार में। ये 220 वोल्ट एसी का कॉइल हो सकता है, ये 24 वोल्ट डीसी का भी कॉइल हो सकता है। तो अलग अलग कॉइल मिलेंगे। तो जो भी इस कॉइल का वोल्टेज लेवल है वो सप्लाई आपको देना है। अगर आप पावर सर्किट के लिए यूज कर रहे हो, इन जनरल 220 वोल्ट एसी का ही कॉइल यूज करो। दोनों आता है सर, एसी और डीसी एक ही को आता है? नहीं, एक ही में नहीं, अलग अलग बोल रहा हूँ ना। ये तो दो गुना लगाया पड़ेगा कॉन्टेक्टर सर, 3 बल्ब दिए उसमें एगो डीसी है। हाँ, आ रहे। पहले तो समझो कि हम क्या कर रहे हैं, जो सप्लाई दे रहे हैं कॉइल में, वो हमने 220 वोल्ट का एक कॉइल ले लिया, ठीक है। और इसी का जो कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे मिलेगा आपको कॉन्टेक्ट। ये अलग अलग स्विच है, इसमें आपको एनओ भी मिलेगा, एनसी भी मिलेगा। तो हम ले सकते हैं एक कॉन्टेक्टर, पकड़ लो हमने 4 पोल का ले लिया। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है बढ़िया से, मैं ब्लैंक पेज लेता हूँ। तो कॉन्टेक्टर में क्या होता है हमने देखा, एक कॉइल होता है, ओके, एक आर्मेचर होता है, और आर्मेचर के साथ बहुत सारे स्विच लगे होते हैं। तो हम ले रहे हैं क्या चीज ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं 2NO 2NC टाइप कॉन्टेक्टर ले रहे हैं, मतलब 4 स्विच मिलेंगे इसमें, 2NO 2NC। तो ये हो गए मेरे 4 स्विच, जिसमें 2 NC कॉन्टेक्ट है। पकड़ लो, ये NC है, ये NO है, ये NC है, ये NO है, ओके। अब ये कॉइल को जैसे ही एनर्जाइज करोगे, इस कॉइल में जैसे ही सप्लाई आएगा तो ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा। कॉइल एनर्जाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो आर्मेचर को खींचेगा। जैसे आर्मेचर नीचे आएगा तो स्विच क्या होगा, स्विच का पोजीशन चेंज हो जाएगा, स्विच का पोजीशन चेंज हो जाएगा। और ये वाला जो बार है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो बार है वो नीचे आ जाएगा, ये बार जो है वो नीचे आ जाएगा, ये इसको लग जाएगा। तो ये अभी क्या है, क्लोज हो गया, ये दोनों क्लोज हो गए, और ये ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, है ना। दिस विल बिकम ओपन, दिस विल बिकम ओपन, एंड दिस विल बिकम क्लोज।
ये भी हो जाएगा क्लोज। कब? जब आप इसको एनर्जाइज कर दे रहे हो। और नॉर्मल स्टेट पे क्या हो रहा है? नॉर्मल स्टेट पे जो येलो पोजीशन है वो रह रहा है कि नॉर्मल पोजीशन पे दिस इज NC, दिस इज NC नॉर्मली क्लोज्ड है, और ये ओपन है, इसको बोलेंगे नॉर्मली ओपन। ये ओपन है तो बोलेंगे नॉर्मली ओपन। समझ में आया? तो 4 कांटेक्ट मिल रहा है, 2 NO है, 2 NC है, 2 NO है, 2 NC है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो कॉइल है, कॉइल में हम लगा देते हैं स्विच। जो स्विच हमारे पास था उस स्विच से लाइन वोल्टेज दे देते हैं इसको कॉइल को। अब स्विच ऑन करेंगे तो कॉइल होगा एनर्जाइज्ड, है ना? और जैसे एनर्जाइज होगा वो स्विच को चेंज करेगा। और जो हमारे पास बल्ब था, 3 बल्ब थे, तो एक बल्ब में लेता हूं ये वाला, इसको बोलता हूं 220 वोल्ट का। एक बल्ब में लेता हूं कौन सा? 110 का। एक बल्ब लेता हूं 110 का, और एक बल्ब था हमारा 24 वोल्ट डीसी का। ठीक है, अभी कनेक्शन देते हैं। सो हमारा कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो मेरा बल्ब 1 नंबर 220 और 110 वाला जले। तो हम क्या करते हैं, इसको NO नॉर्मली ओपन जो स्विच था, ये वाला स्विच, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके साथ जब कनेक्ट करोगे तो इसको पकड़ लो, हम कनेक्ट कर देते हैं। पहले एक दूसरा कलर लेते हैं कनेक्शन के लिए। हाँ, ऐसे करते हैं। पहले ये वाला लाते हैं इसमें, और ये वाला स्विच जो है इससे कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसका कनेक्शन कर देते हैं। ये भी नॉर्मली ओपन के साथ करना पड़ेगा, तो नॉर्मली ओपन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और ये 24 वोल्ट का जो है ना, 24 वोल्ट ऑफ होना चाहिए, तो इसको NC के साथ कनेक्ट करते हैं। 24 वोल्ट वाले को चलो यहाँ से हटाते, यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको मैं NC के साथ कनेक्ट करता हूँ। अभी क्या होगा कि द मोमेंट आपका ये स्विच कनेक्ट होगा, ये एनर्जाइज होगा। एनर्जाइज होगा तो यहाँ पे ये वाला NO था तो ये कनेक्शन बनेगा, ये वाला NO था तो ये कनेक्शन बनेगा, ये वाला NC था तो ये कनेक्शन खुल जाएगा। लेकिन क्या मेरा बल्ब जलेगा? नहीं, बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सर्किट है, ये लूप तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस बल्ब को पावर सप्लाई कहाँ से मिला? पावर सप्लाई मिला नहीं है, हमको अलग से देना पड़ेगा पावर सप्लाई। इसको समझ में आ रहा है? इसको पावर सप्लाई देना पड़ेगा। सबका अलग अलग पावर सप्लाई होगा। कैसे देंगे? पकड़ लो, ये 110 का है ना, तो इसमें इस पॉइंट से हमको 110 देना है, अलग से 110 वोल्ट का सप्लाई देना है। ये 24 वोल्ट का है, दिस इज योर 24 वोल्ट डीसी, तो इसको बैटरी से सप्लाई देना है। इस पॉइंट पे आपको बैटरी से 24 वोल्ट डीसी देना है। ये वाला जो 220 वोल्ट का है, इसको यहां से आपको 220 वोल्ट देना है। तो यहाँ पे देखो, हर एक स्विच के लिए आप अलग अलग से वोल्टेज लगा रहे हो, और जब ऑन हो रहा है तो स्विच चेंज हो रहा है, लेकिन इसका वोल्टेज इसके साथ आके मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारे स्विचेस इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, बीच में इंसुलेशन है सब। क्लियर? यस सर। इसका डेली लाइफ में यूज कहाँ पर करते हैं सर? डेली लाइफ में इसी का तो यूज करते हैं। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, जैसे जैसे आप जितना सारा सर्किट बनाओगे, पकड़ लो एक मोटर कंट्रोल बनाना है, मोटर को कंट्रोल करना है, उसका मोटर कंट्रोल को हम बोलते हैं MCC। ठीक है, क्या बोलते हो? MCC। MCC मतलब मोटर कंट्रोल सेंटर। तो मोटर को जो आप आपके घर पे भी यूज करते हो, घर में जो मोटर होता है या फिर हॉस्टल में जो मोटर होता है, पंप होता है आपका पानी उठाने वाला, उसमें स्टार्टर लगा है, एक ग्रीन बटन होता है, एक रेड बटन होता है। आप ग्रीन वाले मारते हो, मोटर चल जाता है और चलता ही रहता है। आप जाके रेड बटन मारते हो, तब जाके बंद होता है। तो अंदर में क्या चीज काम कर रहा है? अंदर में आपका कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, सो ये कॉन्टेक्टर ही है जो सारा चीजों को हैंडल करता है एक साथ। ये देखो, यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे काम कर रहा है। हमने एक दिया इसको कॉइल को सप्लाई, ये स्विच से हमने एक लाइन ले लिया 220 वोल्ट का, और इसी लाइन से हमने इस कॉइल को सप्लाई दिया, और इसका न्यूट्रल यहाँ पे आ गया, इसका न्यूट्रल यहाँ पे आया।
दूसरा जो कॉन्टेक्ट है, ये वाला कॉन्टेक्ट है, एनो कॉन्टेक्ट दिख रहा है, ये एनो है। तो लाइन वन जो आ रहा है वो एनो कॉन्टेक्ट से है और ये बल्ब में लगा है, ये न्यूट्रल 1 में चला गया है। इस सर्किट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिकल, दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ये जो सर्किट है L2 लाइन 2 है और ये न्यूट्रल 2 है, ये अलग अलग है। ये लाइन 1 के साथ इसका कोई मेल नहीं है। यहाँ पे बीच में इंसुलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या है, इंसुलेशन है। ठीक है, अभी हम जब इस स्विच को ऑन करते हैं तो कॉइल एनर्जाइज होता है, कॉइल एनर्जाइज होता है तो ये कनेक्शन हो जाता है, ये बल्ब चलता है। स्विच ऑफ करते हैं, डी एनर्जाइज होता है, ये बल्ब जलता है, ये बल्ब ऑफ हो जाता है। क्लियर? कुछ कुछ समझ में आया? यस सर। तो हम कॉन्टेक्टर कहाँ पे यूज करते हैं? जितने सारे सर्किट है हमारे इलेक्ट्रिकल के, आप ट्रांसमिशन सेक्शन पे जाओ, आप सबस्टेशन में जाओ, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जाओ, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाओ, तो आप किसी भी सीमेंट प्लांट पे जाओ, तो हम जो कंट्रोल करते हैं मेनली इलेक्ट्रिकली, जो सर्किट को कंट्रोल करते हैं वो थ्रू कॉन्टेक्टर करते हैं। क्योंकि हमने देखा है सिंगल पोल सिंगल थ्रू जो टॉगल स्विच होता है उसमें हम ज्यादा कनेक्शन एक साथ नहीं कर सकते हैं, और वो स्विच जो होता है टॉगल स्विच बोलते हैं उसको, इसको अगर एक बार ऑन किया तो इसको जाके हमको ऑफ करना पड़ेगा, है ना। तो हमको क्या चाहिए, हम दूर में बैठेंगे, कंप्यूटर से हम सर्किट को ऑन करेंगे, कभी ऑफ करेंगे, और कुछ प्रोटेक्शन देंगे कि पकड़ लो ओवरलोड हो गया तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। तो ये सारे काम के लिए हम आगे जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्टेक्टर कितना जरूरी हो जाएगा आपको एक एक चीजों के लिए। तो आप लोग एक काम करना, यू शुड ट्राई दिस वन, कि जो 3 बल्ब है एक बार घर पे ये कॉन्टेक्टर बनाओ, है ना, NONC सर्किट लो और तीनों का कनेक्शन करो। तीनों के लिए अलग अलग लाइन वोल्टेज चाहिए आपको, कॉइल के लिए अलग चाहिए तो 4 वोल्टेज चाहिए। ओके, तो समझ में आएगा चीज। सो कॉन्टेक्टर क्या है? कॉन्टेक्टर इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच which can make or break 2 or more circuits at a time, 2 or more circuit at a time। देख रहे हो? ओके, चलो आज के लिए यहाँ पे खत्म। किसी को कुछ सवाल पूछना है यहाँ पे? Do you have any queries? यस सर। हाँ बोलो। सर जो ट्रांसमिशन वाला आपने बताया था, तो सर हम जैसे 11 kV में जनरेट करते हैं तो उसे डायरेक्ट 132 kV में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट 132 में क्यों नहीं कर देते? 66, 33 ये करने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। आपका ट्रांसफॉर्मर जो है वो बड़ा होगा, हेवी ट्रांसफॉर्मर लगेगा, है ना। आपका सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा चाहिए आपको। तो सर अगर तो सर जैसे नॉर्मली सब स्टेशन जो होते हैं, हाँ। 66, 33 ये सब करते हैं, तो डायरेक्ट 132 से 11 kV पे ला दें या 240 पे ला दें तो नहीं सही है सर? ट्रांसफार्मर का कॉस्ट बचेगा। आप जितना बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगाओगे वो ट्रांसफॉर्मर भी कॉस्टली होगा, और होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। आपका 11 to 132 kV का ट्रांसफॉर्मर मिलेगा आपको, ठीक है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बट कॉस्ट के हिसाब से भी देखा जाता है, कभी कभी अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी देखा जाता है। तो 11 to 33 kV, देन 33 kV to 132 kV भी मिलता है आपको, कि आप पहले 33 कर लिए फिर 32 से 132 kV कर लिए, वैसा भी मिलेगा। 6.6 वोल्ट का भी मिलता है। तो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर मिलते हैं मार्केट पे, नहीं मिलने का सवाल नहीं। ओके, और कुछ? कैसा लगा क्लास करके बताओ, मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर बढ़िया लगा। कुछ सीखे? यस सर, बहुत कुछ। ओके, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं जैसे बोलता हूँ कि आप लोग खुद से बनाओ, अगर नहीं बनाओगे और सिर्फ सुनोगे ना तो ये फायदा नहीं देगा आपको।
जब आप मेरे साथ करोगे, मैं जो टास्क देता हूँ, आप जब कनेक्शन करोगे देखोगे वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि अरे ये कैसे लग रहा है। पहले आपको जैसे मैंने एक स्विच दिया और 3 बल्ब दिया तो आपको लगा चलो ठीक है लगा देंगे, क्या है, कुछ सर्किट बना देंगे, लगा देंगे। लेकिन जब लगाने गए तो देखा यार कि डिफरेंट वोल्टेज है, और डिफरेंट वोल्टेज है तो दो वोल्टेज, अलग अलग वोल्टेज को हम एक साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, फ्लशिंग हो जाएगा, है ना। तो हर एक वोल्टेज का अगर 220 वोल्ट है तो उसका न्यूट्रल लाइन अलग होगा, अगर 110 वोल्ट है तो उसका न्यूट्रल लाइन अलग होगा, 24 वोल्ट डीसी है तो उसका तो अलग ही सर्किट बनेगा क्योंकि वो डीसी सर्किट है। तो और अलग अलग वोल्टेज को अगर एक साथ कंट्रोल करना है तो हमको चाहिए कॉन्टेक्टर। ओके, कॉन्टेक्टर से हम कर सकते हैं। चलो भाई आज के लिए यहाँ पे खत्म करेंगे, है ना। बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। मैकेनिकल का क्लास लेना है। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बोलो अमरेंद्र, सर बोलो। कौन से इंट्रोडक्शन नहीं दिया सर? क्या चीज का इंट्रोडक्शन नहीं दिया सर, कहाँ से आप हैं? हम? यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं क्योंकि अभी 5 मिनट डिले हो गया है दूसरे बैच का। ओके 8:30 से आपका दूसरा बैच है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके बाय बाय, बता दीजिए। श्योर बाय बाय।